अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल हुकूक और उनके आइनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आज एक तकरीब हुई लाहौर में, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने खिताब किया और उनका ये खिताब आज मीडिया की हेडलाइंस बना हुआ है। उनका क्या कहना था, पहले ज़रा एक नज़र इसके ऊपर डालते हैं। 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that, instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry, I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. And not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ. And that is how we function. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. That becomes even more important when those judgments are not appealed or no review is filed. Then that means no one has any objection to the judgment. If a review is filed, then it will be heard, because no judgment is binding unless it becomes final. But if a judgment is not challenged, then it becomes final. So let's see what happens now. चीफ जस्टिस का खिताब आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन जिम्मेदारी है, चॉइस नहीं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी आइनी जिम्मेदारी है। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालती फैसला चैलेंज ना किया गया या ना होता तो अगर चैलेंज कर दिया जाता तो रिव्यू के अंदर जाया जा सकता था, लेकिन ये फैसला चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए रिव्यू के अंदर ये क्यों जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने सियासी जमातों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उसको एक मस्बत कदम करार दिया और कहा कि मुज़ाकरात अभी जारी हैं, मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, जैसा कि उनको बताया गया या कोर्ट को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है मुज़ाकरात के लिए, अदरवाइज़ सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, अदरवाइज़ उनका फ़ैसला अपनी जगह पर बरकरार है। इस अहम नुक्ते के ऊपर इन पॉइंट्स को ज़रा हम डिस्कस करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक कानूनदान की हैसियत से आपने चीफ जस्टिस के खिताब को किस तरह से देखा? उनका कहना था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना अदलिया की जिम्मेदारी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस फैसले पर किसी को एतराज़ था तो उसके खिलाफ अपील दायर की जा सकती थी। सर, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को ऐसे फंक्शन में जहाँ पे कि वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स के मुताबिक बात कर रहे थे, वहाँ पर एक केस जो कि उनके सामने कोर्ट में मौजूद था, उसके मुताबिक उनको बातचीत करना मुनासिब नहीं था। ये एक उसूल होता है जुडिशरी का कि जजेस जो हैं वो कभी अपना जो केस सुन रहे होते हैं उसके मुताबिक बाहर बात नहीं करते, सिर्फ कोर्ट के अंदर बात करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने इस बात से किया चूँकि मीडिया पे इतना आ रहा था कि उन्होंने सोचा कि शायद ये मौका अच्छा है, इसके मुताबिक बात की जाए। खैर, वो अपनी जगह पर। अब वो जो उन्होंने ये कहा कि वो फैसला बरकरार है, तो यकीनन बरकरार है। और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर फैसला को आपको चेंज करना चाहिए था तो आपको चैलेंज करना पड़ता, वो भी सही है कि जबकि एक सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला हो जाता है तो वो फैसला जब तक कि उसको चैलेंज न किया जाए रिव्यू में या किस तरीके से, तो वो बरकरार रहता है अपनी जगह पर, क्योंकि फाइनल होता है, वो सब अपनी जगह पर चाहिए। लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि अब ये जो हम तो आइन की रखवाली कर रहे हैं, वो आइन की रखवाली यकीनन कर रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट का तरीका ये होता है कि आइन में तो बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, हर एक चीज़ लिखी हुई है, राइट्स, ये वो सारी चीज़ें, तो हर एक चीज़ के लिए तो कोई चीफ जस्टिस साहब तो उठ के नहीं खड़े हो जाएंगे।
सिर्फ कोर्ट उस वक्त सामने आती है जबकि कोई कोर्ट के सामने एक पिटिशन लेके जाता है और कहता है कि ये काम आइन के खिलाफ हुआ है, तो उस सूरत में फिर कोर्ट उसकी नोटिस देती है। तो यहाँ पर मामला कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नोटिस ली, हालांकि केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद था। तो ये मेरे ख्याल में इस चीज़ को वो उन्होंने इग्नोर कर दिया, उसको अटेंशन नहीं दी और ये कहने की कोशिश की कि चूंकि आइन में लिखा हुआ है 90 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं, तो 90 दिन के बाद तो इलेक्शन होने हैं, वो तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन 90 दिन तो कब के गुजर जाएंगे और 14 मई जो है वो जो डेट दी गई है वो तो 90 दिन के बाद आती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अब इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी कंफ्यूजन है कि ये ज़रूरत थी चीफ जस्टिस साहब को इस मौके पर, वो मुल्क कौम के लिए बहुत ज़रूरत था। तो सर आपकी नज़र में इस पेचीदा मामले को सुलझाने के लिए क्या एक इकदाम हो सकता था, क्या हल निकाला जा सकता था कि मामला बेहतरी की तरफ जाए? ये था कि इस वक्त कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि ये मामला रफा दफा हो जाए, और वो इसी तरीके से रफा दफा हो सकते थे अगर वो या खुद रिव्यू कर देते जजमेंट को। यकीनन रिव्यू की पिटिशन कोई फाइल नहीं की पीडीएम ने, लेकिन वो खुद तो रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हमेशा ये राइट होता है कि वो खुद रिव्यू कर सकते हैं। अगर वो खुद रिव्यू कर सकते उसको, तो शायद ये मुल्क के लिए बेहतर होता और कौम के लिए बेहतर होता। तो क्या अब हुकूमत के लिए कोई ऑप्शन नहीं जो रिव्यू पिटिशन दायर करने के हवाले से? गेम इज ओवर नाउ, टाइम इज ओवर नाउ? नहीं, वो तो टाइम इज ओवर। वो तो अब एक पिटिशन फाइल की हुई है ये इलेक्शन कमीशन ने, वो एक पिटिशन फाइल की हुई है रिव्यू की कि वो को नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ तक कि पीडीएम का ताल्लुक है, उसने तो कोई जो रिव्यू फाइल नहीं की, तो जो टाइम तो उसका खत्म हो गया। लेकिन ये मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब अगर खुद फैसला करें कि वो खुद पिटिशन, वो जो फैसला किया वो उसको रिव्यू करने खुद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास राइट होता है, अगर वो कर सकते हैं तो शायद ये मामला रफा दफा हो जाए। सर, चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि उनको बताया गया कि सियासी फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात हुए और जो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो क्या टेबल टॉक, डायलॉग, मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को सुलझाने की एक राह दिखाई दी जा रही है, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है? देखिए, ये मुज़ाकरात का मामला जो है ना, ये एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ये चीज़ें मुज़ाकरात वगैरह जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर या हाई कोर्ट लेवल पर कोई यकीनी बात है कि जजेस जो है कहते हैं लोगों से अच्छा आप मिलकर बैठ करके बात कर दें, फैसला कर लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर आप इस किस्म की बात नहीं करते। ये मुज़ाकरात जो हैं लोग चाहें खुद करना चाहें तो कर दें, लेकिन आप उनको ये कह नहीं सकते कि आप मुज़ाकरात करें। यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि हमने तो तजवीज़ दी थी, हमने ये नहीं कहा था कि मुज़ाकरात करें। अब वो उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू हम देख रहे हैं वो ये है, लेकिन अगर दोनों पार्टीज मिल करके मुज़ाकरात करके एक ख़ास नतीजे पे पहुंच जाती हैं तो हम शायद उसको एक्सेप्ट कर लें। ये लगता है ऐसा है कि ये उनके व्यूज़ हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए इस किस्म की बात करना कि आप मुज़ाकरात करें और करके फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। जो सो मोटो एक्शन ली इनिशियली स्टार्ट से गलत था, लेकिन अब जो टाइम है वो तो गुजर गया मामला। अब जो ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए का ऑर्डर रिव्यू करें, और अगर एक बड़ी बेंच बना करके उसको रिव्यू कर दें तो शायद ये सारा सिचुएशन सही हो जाए और मामला सही हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद। को आगे बढ़ाते हैं, इस वक्त आलिया हमजा मलिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर अहमद शेख नून लीग की तर्जुमानी करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शौकत पराचा तजियादागार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जी आलिया मलिक साहबा, आज जो चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट आपने सुना और फिर ज़ाहिर है कि आप लोग भी सड़कों पर हैं और एक इज़हार यकजहती जो है वो चीफ जस्टिस के साथ है, अदलिया के साथ है। चीफ जस्टिस का ये कहना है कि इंडिविजुअल उसमें मेरे साथ कोई इज़हार यकजहती की ज़रूरत नहीं है, आइन और कानून के साथ है। अगर आप आइन और कानून के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप इस वक्त सूरत हाल से कैसे निकला जाएगा? मुज़ाकरात जो हैं वो उसकी कोई आस उम्मीद है या नहीं है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब। इमरान साहब, मैं 2-3 बातों के ऊपर बिल्कुल कैटेगोरिकली तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्लियर करना चाहती हूँ। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 26 साल से उसका नाम ही तहरीक इंसाफ है और आइन कानून की जिद्दोजहद के लिए हमेशा से सरगर्म है। और इस वक्त भी जो हम सड़कों के ऊपर हैं वहाँ हम आइन कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, और जो इस वक्त आइन को रद्दी की टोकरी समझा जा रहा है और जिस तरह से इस आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके लिए हम सड़कों के ऊपर निकले हैं। ये किसी एक शख्स के साथ हमारी इजहार यकजहती नहीं है, क्योंकि मैं कैटेगोरिकली कोई दो तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर बता दूं बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस के साथ कि पीटीआई ने कोई पंचायती फैसला नहीं मांगा। पीटीआई कहती है हम आइन कानून के साथ खड़े हैं। 14 मई इज़ द डेडलाइन कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पंजाब में इलेक्शन होने हैं। अब अगर इलेक्शन नहीं होते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ेंगे जिन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। दूसरी बात है, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि 90 दिन गुजर चुके हैं, यानी आइन टूट चुका है। और फिर जब ये कहा जा रहा है ना कि जब आइन सरजद होता है तो उसके बाद सज़ा होती है, तो चले 14 मई को ये जुर्म भी सरजद हो जाएगा, फिर पूरी कौम क्या तहरीक इंसाफ उस सज़ा का इंतज़ार करेगी। लेकिन एक छोटा सा सवाल तो मेरा भी बनता है, 9 अप्रैल को जुर्म सरजद होने से पहले यहाँ पर 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 12 बजे सुप्रीम कोर्ट क्यों खुलना शुरू हो गई थी? ये वही 9 अप्रैल का कौमी सानिया है जो आज तक मेरी मुल्क, मेरा कौम, मेरी अवाम भुगत रही है। और दूसरी चीज़, हमने मुज़ाकरात ये कहकर बंद किए थे कि 14 मई तक आप असेंबलियाँ तोड़ें, जो ये तोड़ने पर तैयार नहीं है। ठीक है, तो नताइज आपका पॉइंट रख लेते हैं। इस मुल्क के वजीर आजम को भी होना है, वजीर कानून को भी होना है। और जब बात यहाँ पर होती है ना, रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करना चाहिए, चीफ जस्टिस को क्यों करना चाहिए? पहले तो मेरे जो भाई बैठे हैं इनसे पूछे ना कि सुप्रीम कोर्ट के सामने साद रफीक साहब क्या कहते हैं, इनके अटॉर्नी जनरल क्या कहते हैं, फारूक एच नाइक क्या कहते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर तो ये कहते हैं हमें कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही कबूल नहीं है, जबकि 3-4 का फैसला कबूल नहीं है। तो रिव्यू ये किस मुंह से वहां जाकर अहमद शेख साहब के सामने ये सवाल रखते हैं, 14 मई की डेडलाइन है और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भुगतने पड़ेंगे। क्या होंगे, कुछ जहन में है आपके, और क्या एक मत अमली है? मुज़ाकरात क्या वाकई ख़त्म हो चुके हैं या एक जो राह है वो अभी निकल सकती है बातचीत से आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अभी आलिया हमजा ने 9 अप्रैल का जिक्र किया। अब उससे और मुज़क्का थे तो जो कानून जो इन्होंने तोड़ा है, जो आइन की खिलाफ वर्जी की है, यानी पूरी असम्बलियाँ ही बगैर किसी वजह के तोड़ दी, और फिर सदर साहब ने भी उसको इंडोर्स कर दिया। ये कितना बड़ा जुर्म है और जो कुछ मामला उन्होंने किया, और फिर असम्बलियाँ छोड़ के चले गए। आज तक जो बुरान है वो हल नहीं हो रहा। देखिए, ये मामला सियासी मामला है, ना तो ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का मामला है, ना ही कोई जुडिशरी का मामला है। ये हमें पॉलिटिशियंस को आपस में बैठ के, इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन जी तो खुद उन रिकॉर्ड है, वो कहते रहे जी हमारा तो हम इन चोर डाकुओं के साथ तो बैठना ही नहीं चाहते, हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं, और ये तो पार्टी ही नहीं है। तो ये हमारे साथ, मैं आपके प्रोग्रामों में और हर प्रोग्राम में 1 साल से ये कह रहा हूँ कि मईशत का जो बहरान है और जो हमारे ये सारे मामला चल रहे हैं, जब तक हम आपस में पॉलिटिशियन बैठेंगे नहीं और मामले को हल नहीं करेंगे, ये बहरान तो ख़त्म नहीं होगा। 1 साल पहले मैंने मई में तकरीर की लास्ट ईयर, और मैंने कहा ये जो वेंटिलेटर पे हमारी इकानमी है, जब तक इसमें मुल्क के तमाम डॉक्टर, एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं, उनके मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे, एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं, तमाम डॉक्टर मुल्क के मिल के बैठेंगे, वेंटिलेटर से कोई निकलेगा तो उसकी शादी या निकाह की डेटें, जो इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, 1 साल से ये लगे हुए हैं। हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ? अब तो मुझे कानूनी ज़्यादा तकाज़ों का मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो भी कोई मामलात है आपके सामने है अदालत के। मैं तो कहता हूँ इसका हल मौजूद है। फ़र्क क्या है, ये कह रहे हैं आज भी पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन है कि 15 मई तक अगर असम्बली तोड़ देते हैं तो इनको कबूल है। 14 मई, और हम ये कह रहे हैं कि बजट का वक्त है, हम ये कह रहे हैं कि बजट का वक्त है और कोई इंटरिम हुकूमत बजट नहीं दे सकती, हमें बजट देने दे, महीना सवा महीना का फर्क है। वो कहते हैं कि बजट देने के लिए आपके पल्ले है क्या? वो तो सिंपल से सवाल उठाते हैं ना कि आपके पास है क्या जो आप देंगे? जो कुछ भी है,
आगे आगे रखता हूँ, मैं इस पॉइंट को रखूंगा, लेकिन एक जरा तकादा है ना, ये कायनी तकादा है कि बिल्कुल। आपको बजट देना है, 25 करोड़ लोगों के लिए देना है ना, वो तो हमारे मुल्क के बाद शौकत जो कुछ पराचा हमारे पास साहब, है आपने भी वही आज तो प्रोग्राम PTI किया के और पास आपकी जाएगा। भी आईनी और कानूनी माहिरीन से बात हुई चीफ जस्टिस की आज की तकरीर के बाद। हाँ, क्या उसकी इस बात वक्त जो है वो राय मिल रही है, क्या इस वक्त कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या जो ये तो पता है कि कानूनी आरा भी जी बड़ी मुनक़सिम है इस वक्त। जी, ना सिर्फ कानूनी आरा मुनकसम है, बल्कि देखें पहले तो हम कहते थे बार और बेंच एक हैं, अब बार भी मुख्तलिफ डायरेक्शन में है और बेंच भी मुख्तलिफ डायरेक्शन में है। विद इन बेंच अब तकसीम है, जो जजेस की आपस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है। फिर बार भी अब तो तकसीम हो गई, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल आपस में लड़ पड़ी। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। बात बिल्कुल वाज़ेह है, बात यह है कि अब 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। 14 मई के लिए ना कोई बैलेट पेपर प्रिंट हुए, ना कोई पैसे आए कहीं से। दूसरी बात यह है, अभी शायक उस्मानी साहब बड़े मोअज़्ज़िज़ जज हैं, बड़ा मोहतरम नाम है मेरे लिए, उन्होंने दुरुस्त कहा कि जो 90 दिन की एक स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड डेडलाइन है वो तो गुजर चुकी, वो तो 12 अप्रैल थी, अब तो हम मई में आ चुके। ये बात भी दुरुस्त है कि ये केस पॉलिटिकल केस है, ये कोई जो प्योर लीगल केस होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये तो कहते हैं कि 14 मई का जो है ना वो ऑर्डर मौजूद है, लेकिन साथ साथ ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अगर आइन पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद कराना अदालत का काम है तो मुज़ाकरात की तो फिर उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इट मीन्स के अदालत के नज़दीक भी ये ऐसे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, सियासत से है, जहाँ मुज़ाकरात की बात हो सकती है। अब मैं हैरान हूँ कि सिंध में तो आज इलेक्शन हो गया, पहला फेज भी हुआ, दूसरा फेज भी हुआ, वहाँ इलेक्शन हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? सिंध में इलेक्शन हो सकता है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों इलेक्शन नहीं हो सकता? अगेन यहाँ टेक्निकलिटी से ज्यादा पॉलिटिकल विल है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल विल हो तो सिंध में इलेक्शन हो सकता है, कराची में, हैदराबाद में। आज तो अब तो कुछ वक्त के बाद कराची मेयर का भी अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट सीटें मिली हैं उसी के प्रोपोर्शनेट वो खवातीन की नशिस्तें भी आ जाएगी और मेयर का पता चल जाएगा। तो जब एक बड़े सबसे बड़े शहर में आप ग्रॉस रूट लेवल तक इलेक्शन करवा सकते हैं तो दैट मीन्स बाकी जगह भी हो सकता है। दैट्स द पॉइंट। आलिया हमजा मलिक, आपकी तरफ आता हूँ। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं तो पंजाब में जनरल इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? लेकिन बात यह है कि 2 सूबों में 2 असेंबलीज जो हैं वो जो किसी भी वजह से डिसॉल्व की, उसकी वजह थी या नहीं थी, जो कुछ भी था, और जिसके बाद ये बहरान पैदा हुआ, तो कैसे कहा जा सकता है सिंध को कि आप ज़बरदस्ती अपनी हुकूमत तोड़ें? कैसे कहा जा सकता है, डिक्टेट किया जा सकता है बलूचिस्तान को कि आप अपनी हुकूमत तोड़ें? क्यों तोड़ें भाई? अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले तो हमारी ये ख्वाहिश नहीं है। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि जो 2 असेंबलियाँ टूटी हैं आप उनमें इलेक्शन करा दें। हमने कब डिमांड किया कि इलेक्शन एक दिन में होना चाहिए? ये तो PDM वालों की डिमांड है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक दिन में हो। हालांकि ना ये कोई आइन और कानून का तकाजा है, ना कोई PTI की ख्वाहिश है। तो इनकी ख्वाहिश पर हम इस बात पर बैठे हैं। अब जब इन्होंने अपनी ख्वाहिश पर अमल कराना है तो फिर इन्हें थोड़ा आगे तो आना पड़ेगा, क्योंकि असेंबलियों की मुद्दत तो अब 2-3 महीनों की रह गई है। मैं जो बात करना चाहती थी कैसर शेख साहब की बात पे, इन्होंने कहा जी मुज़ाहिका खेज़ बातें। मैं बताऊं मुज़ाहिका खेज़ क्या है? मुज़ाहिका खेज़ ये है कि आइन में तरमीम की जाए, करारदादों से आइन में तरमीम की जाए, यहाँ पर मोशंस लाकर, यहाँ पर जो है तकरीरें करके आइन में तरमीम करने की कोशिश की जाए, जजेस के कंडक्ट के ऊपर बात की जाए और आर्टिकल 68 की वायलेशन की जाए। मुज़ाहिका खेज़ ये है कि चार्ज एक्सपेंडिचर्स के ऊपर पिंग पोंग खेली जाए, कभी काबीना से इनकी कमेटी के अंदर, फाइनेंस कमेटी के अंदर, फाइनेंस कमेटी से पार्लियामेंट के हाउस के अंदर, और उसके बाद दोबारा से काबीना के अंदर, और यही सारा सर्कल जारी रहे।
फिर इन्होंने कहा बजट पेश करना आईनी तकाजा है। इन्हें कितनी आइन और कानून की परवाह है, लेकिन इंतखाबात कराना, 70% अवाम को उनके हक से महरूम रखना, आईनी हक से, उस आईनी तकाजे की तरफ ये लोग बिल्कुल नहीं आते हैं। उस आईनी तकाजे की तरफ भी बिल्कुल ये नहीं आते हैं कि आज अवाम बेरोजगारी से खुदकुशियां करने पे मजबूर है। डॉन का आर्टिकल आज आप पढ़ लें, बेरोजगारी ने सारी हदें क्रॉस करी हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। पिछले मतलब 1964 से आज तक सबसे ज्यादा महंगाई हो गई है, 50% की महंगाई यहाँ पर हो गई है। लोगों के पास आटा खाने को नहीं है और इनके पास स्ट्रिप लगाने के लिए मुफ्त के पैसे पड़े हैं। कहीं पर इन्होंने जाकर बादशाह की कदम पोसी करनी है और कहीं पर जाकर इन्होंने नमस्तेगिरी करनी है। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज तबाह हो गई, लोगों के पास रॉ मटेरियल नहीं है कि वो अपने कारखाने चला सकें। यहाँ पर हम एलसीज नहीं खुलवा सकते, यहाँ पर डॉलर नहीं है, लेकिन कोई आईनी तकाजा नहीं है कि अवाम को हमने रिलीफ देना है, अवाम को हमने 2 वक्त की रोटी देनी है, अवाम को हमने रोजगार देना है। वो किसी आईनी तकाजे में नहीं आता है, या किसी आईनी तकाजे, सिर्फ एक लास्ट बात, किसी आईनी तकाजे में ये नहीं आता है कि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक डिसीजन देती है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा दफा 144 नाफिज की जाए। इंसानी हकूक की वो खिलाफ वर्जी होती है कि हमारी औरतों को सड़कों पे घसीटा जाता है, हमारे सारी इस्लामाबाद की लीडरशिप के ऊपर पर्चे कटवाए जाते हैं। ये कहीं आइन के अंदर नहीं आते। आइन कहा यह जा रहा है कि जनाब आप आईनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह ये कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके सामने। अब जो डेडलाइन गुजरती है तो उसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी, नाअहली अगर होती है या हुकुम अदूली यकीनी तौर से अदालत की हुई तो उसको कौन फेस करेगा? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, या फिर वो बयान सरकार भी करेंगे कि जिन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए? मेरे तीनों मोजिज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद ये सवाल रखूंगा कैसर शेख साहब की तरफ। वेलकम बैक जी। कैसर शेख साहब, 14 मई की डेडलाइन है, हुकुम अदूली हुई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हैं? क्या होगा? नाअहली या हुकुम अदूली जो है वो प्राइम मिनिस्टर फेस करेंगे, वजीर खजाना करेंगे, या फिर बयान सरकार जिन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए थे? क्या होगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त भी अपॉर्चुनिटी है हम पॉलिटिशियन के पास। हम पॉलिटिशियंस क्यों आपस में देखते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ या जुडिशरी की तरफ, हम क्यों बैठ के अपने मसाइल को, पाकिस्तानी है, सब इलेक्टेड लोग हैं और मुल्क के मफाद के मामलात में सबने बात करनी है। हमने 21 मैच तक पहुंचा दिया हमें। आप पूछते हैं क्या होगा, ये तो अब आपके सामने जो कुछ होगा सामने आ जाएगा, लेकिन मेरी राय आज भी यही होगी और मैं अर्ज करूंगा अपने सारे दोस्तों पे, दोनों साइडों पे पॉलिटिशियन के लचक दिखाएं और मामले को सॉर्ट आउट करें। मामला इतना डिफरेंस है ही नहीं। क्या डिफरेंस है कि आप पीटीआई कह रही है कि 15 अगस्त यानी 15 मई तक तोड़ दें असम्बलियां, और हम कहते हैं कि एंड ऑफ जून तक बजट आना है तो वो हमें बजट पेश करने दें। फर्क क्या है? मुझे ये किस बात पे ये हम इतना बड़ा रमायल कर रहे हैं और जो मुल्क को सर इतने सादा तो ना बने सर, इतने सादा तो ना बने ना। फर्क आपको भी पता है, सबको पता है कि फर्क क्या है आगे पीछे होने से। बता दें, क्या आप बता दें अगर मैं सादा बन रहा हूँ तो वाकई मुझे नहीं समझ आ रही। मैं तो बड़ा डेप्थ में सोच रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या फर्क है। आप बता दें फर्क क्या है। यानी आप मुज़ाकरात को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप यही कह रहे हैं कि डायलॉग चले। जरदारी साहब के बगैर सर, मुफाहिमत का बादशाह जो तस्वुर किया जाता है आसिफ अली जरदारी, उनका एक स्टेटमेंट है, बस बहुत हो गया, अब इस शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या मुफाहिमत करेंगे आप? क्या मुज़ाकरात करेंगे? ये अब मुझे तो कोई समझ ही नहीं आती डिफरेंस क्या है। मुझे जो मैं बात कर रहा हूँ, आलिया हमजा समझा दें या आप समझा दें कि 1-1.5 महीने के अलावा कोई इलेक्शन में फर्क डेट में है। पराचा साहब से समझते हैं ना, पराचा साहब क्या मतलब? वो कैसर साहब तो बहुत भोले बने हुए इस वक्त कि उनको समझ में नहीं आ रहा। बताइए क्या फर्क है आगे पीछे होने से? ये 10-15 दिन की कहानी क्या है, महीने की? बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि देखें, 2 बातें। पहली बात तो ये है कि 90 दिन वाला निकल गया ना, वो जो डेडलाइन थी स्ट्रिक्ट वाली। अब आगे आप 1 महीना बढ़ाएं, 2 महीने बढ़ाएं। मसलन अगर आप 15 मई को 14 मई को तोड़ते हैं तो जून 1 महीना, जुलाई 2 महीना, अगस्त 3 महीना, यानी 90 डेज में इलेक्शन होने हैं तो 14 अगस्त तक आपने करवाने हैं।
और अगर आप 30 जून को बजट पास करके या 1 जुलाई को तोड़ते हैं तो फिर आप सितंबर में कराएंगे। वो जो 16 सितंबर वाली बात है वो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो मुझे तो वही समझ आ रही है कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। तो अगर 16 सितंबर की डेडलाइन गुजार कर आप इलेक्शन करवाएंगे तो नए चीफ जस्टिस की सुपरविजन में होंगे। लेकिन उसमें भी देखें पोलिंग डे से पहले कोई 20-22 दिन 27 दिन पहले नॉमिनेशन पेपर्स हो जाएंगी, स्क्रूटनी हो जाएगी, जिसको निकालना है वो निकल चुके होंगे, जिसकी अपील आनी है वो मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए अदलिया सुन चुकी होगी, तो कोई प्रैक्टिकल फर्क ज्यादा नहीं पड़ना। लिहाजा अगर ऑप्शन में जो आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन सिर्फ यही है कि पॉलिटिशियन सियासी जमातें बात करें। बेशक आसिफ अली जरदारी साहब जो भी बात करें, लेकिन सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया था मुज़ाकरात का वो तो पीपल्स पार्टी ने, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने, खुद आसिफ जरदारी ने लिया था। यानी उस वक्त तो बाकी जमातें कह रही थी कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। खुद मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी उधर डेरा इस्माइल खान गए थे, उनके आबाई गांव गए थे, वहां पर यही बात की थी। तो इसलिए सियासी जमातों को ही कुछ न कुछ सेटल करना है। क्योंकि अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड उस्मानी साहब को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि अज खुद जैसे नोटिस लिया था वैसे सुप्रीम कोर्ट अज खुद इसको रिव्यू भी कर सकती है और रिव्यू में जाके भी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप समझते हैं कि वो यहाँ तक बात आएगी या ऐसा होना चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते हेयरिंग के दौरान ये कहा भी था कि किसी ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, हुकूमत ने तो नहीं की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मई आखिरी डेट बन रही थी, तो 3 मई को गालिबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये पिटीशन दी है, लिहाजा पिटीशन आ गई है। मेरा ख्याल है हुकूमत ने इसलिए पिटीशन नहीं दी क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि 4-3 का फैसला हुआ था, तो 2-3 के फैसले को तो हम मानते ही नहीं है। तो अगर वो हुकूमत पिटीशन देती तो एक तरह की लेजिटिमाइज कर देती 2-3 वाले फैसले को। लिहाजा पिटीशन वाला तमाम हुज्जत इलेक्शन कमीशन कर चुका। बिल्कुल अदालत कर सकती है, हेयरिंग हो रही है, हुक्मनामा भी आ रहा है हर हेयरिंग का, तो अदालत चाहे तो, क्योंकि जैसे आपको नजर आ रहा है या मुझे नजर आ रहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, तो उसका हल क्या निकलना है? क्या सारी कौमी असेंबली को, पूरी काबीना को, वजीर आजम को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, सेक्रेटरी दिफा को, सेक्रेटरी इंटीरियर को, सबको अदालत नाअहल करेगी? एक बात कर दूं कि पावर तो है अदालत के पास। अदालत का जो फैसला है वो जब तक रिव्यू नहीं होता उस फैसले का, उसको स्टे नहीं मिलता, अदालत का फैसला स्टैंड बाय करता है। तो अदालत का फैसला अपनी जगह बरकरार है, रास्ता भी अदालत ही ने देना है। ठीक है आलिया बीबी, अब सूरत हाल आपके सामने है। जरदारी साहब का स्टेटमेंट कि बहुत हो चुका, अब इस शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, मुफाहमत की बात हो रही है कि इस गर्दाब से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो तलाश किया जाएगा। आप लोग सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कर दूं कि वज़ीर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ना बिलावल जरदारी, उन्हें पंचायत का ही वज़ीर रख ले, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री तो उनसे होनी नहीं है। और दूसरा, आप ये जो इन सारे लोगों की बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ इतना बता दूं सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक बहुत बोल्ड फैसला दे चुके हैं, मैं याद करा दूं, तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोल्ड ही फैसला देगा। जब ये जो है कासिम सूरी की रूलिंग को रिवर्स करके उन्होंने असेंबलियाँ बहाल की थी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस वही है और दोबारा भी वही कोई ऐसा ही फैसला देंगे ताकि आइन और कानून की बकौल उनके बालादस्ती हो। अब आ जाए जो आप जरदारी साहब की बात करें, मैं जो बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आकर ये सारे कहते हैं लेजिटिमाइज तो इन्होंने उसी दिन कर दिया था जब ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे थे एक फैसले को, या लेजिटिमाइज तब कर दिया था जब इनके लॉयर्स, अटॉर्नी जनरल या इनके सारे जो नुमाइंदे हैं ना वो लाइन बना के चीफ जस्टिस के आगे पेश हुए थे। जहां तक जरदारी साहब की बात है,
मैं सिर्फ ये समझती थी कि इस वक्त ये जो सारी हुकूमत है, और अभी शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट भी आ गई है, मोहसिन नकवी हो जाए, वो तो वैसे ही कठपुतली वजीर आला और उनका काम निगरानी करना है। जब आ जाए जरदारी साहब या आ जाए ये जो शहबाज शरीफ साहब है, तो सवाल 2-3 लोगों से होना चाहिए। तीसरा दिन गुजर गया था जयशंकर की पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए। हमें तो लगता था ये धमकियां, तड़ियां, ये सारा कुछ उन्हें लगाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था ये सारा गुस्सा इनका पीटीआई के ऊपर निकलेगा। यहाँ सूरत हाल ये है कि ये हमारे लीडर को मारने पर आ गए, हमारे घर की औरतों को घसीटने के ऊपर आ गए, तो आप मुझे कहते हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात पे बैठेंगे। और दूसरी बात, ये इदारे को सोचना चाहिए कि कल तक आपकी ईंट से ईंट बजाने वाले अगर आज आपके तर्जुमान मुकर्रर हो गए, तो बेशक आप खान साहब से माफ़ी मांग लें, क्योंकि आपको ऐसे तर्जुमानों की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, जरदारी साहब के लिए मैं बता दूं, इदारे भी हमारे हैं, ये मुल्क भी हमारे, ये फौज भी हमारी है। जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमें इदारे में उस ब्लैक शीप से जिसका नाम डर्टी से जवाब फैसल अहमद शेख साहब, फैसल अहमद शेख साहब, इन हालात में सिर्फ एक मिनट, नहीं अब जरा लास्ट मिनट है, मैं फैसल साहब की तरफ आऊंगा कि मुज़ाकरात की मुझे बात कर लेने देना। मैं जो बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम है, वो पूरा इदारा नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पर ये लोग कब से उनके तर्जुमान बन गए हैं। और ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। फैसल साहब, अब आप बताइए इन हालात में क्या मुज़ाकरात होंगे जब एक दूसरे को सुनने की रवादार ही नहीं है लोग? जी कैसर साहब, लास्ट मिनट है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम मुल्क अपने को संभालें। हमारा मुल्क इस वक्त बुहरान है, एक बुहरान नहीं है, तमाम बुहरान है, और हम ये पॉलिटिशियन जी बैठ के लाजमी है हम आपस में बैठ के कोई ना कोई मसला हल कर लें, लचक दिखाएं, दोनों साइडें लचक दिखाएं, उसके बगैर नहीं हो सकता। और मुल्क हमारा बुहरान में है, इन हालात में भी हम ये फैसले करें, सारा बोझ पॉलिटिशियन पे है, सारा जो भी जिम्मेदारी होगी, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी पॉलिटिशियन पे जाएगी। बहरहाल जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर आएगी, और जो एक सियासी अमल है वो बहुत बुरी तरीके से बहुत मुतासिर होने का अंदेशा है इस मुल्क में। जबकि हम अपने आइन की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे सियासतदानों को, हमारे सियासी निज़ाम को बड़ा मैच्योर होकर इस वक्त दुनिया के सामने आना था। सियासी एक बालिदगी जो है वो वक्त का तकाजा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हालात किस रुख जाएंगे आने वाले दिनों में इसका बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा मलिक, कैसर अहमद शेख, शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद थे, और उससे पहले शाइख उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तो देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।